गुड आफ्टरनून। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि प्रेस क्लब में हम जनरली उधर बैठे होते हैं, इधर कभी आते नहीं। लेकिन खैर जर्नलिज़म की बात है, जर्नलिस्ट की बात है, तो इस पर बोलना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ही मुख्तसर रखूँगा अपनी बात। दो हिस्से में मैं इसको बांटना चाहता हूँ। पहला ये कि जो वेस्टर्न प्रेस जिस तरीके से इस वॉर को या इस इशू को कवर करती है, और दूसरा जो नॉन वेस्टर्न प्रेस इसको कवर करती है, कैसे कवर करती है दोनों प्रेस, और क्यों ये जो जर्नलिस्ट हैं ये मारे जा रहे हैं, ये खुल के आप सामने आ जाएगा जब आप इस मेथड को जानेंगे। तो ये पूरी जो लड़ाई आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 7 अक्टूबर की नहीं, उससे पहले की जो ये 70 साल की आप समझ रहे हैं जो जंग है, वो नरेटिव की जंग है। वेस्टर्न, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे उनका मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, और तमाम वेस्टर्न प्रेस हैं जो वहाँ पे उनको न्यूज़ देता है। वहाँ उसके, चाहे उसको आप लॉबीज़ कह लें या इस तरह से कह लें कि उनके अपने जो फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन इंटरेस्ट हैं वो मर्ज करते हैं इजराइल के इंटरेस्ट से, उस बिना पे जो बात होती है वो ऐसी होती है कि वो कवरेज करीब करीब एक तरफा होता है। हम जर्नलिज्म में उसको कहते हैं द टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस। ये टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस जो अंग्रेज़ी में जब हम यूज़ करते हैं तो जनरली हम ये करते हैं कि जो परपेट्रेटर होता है, यानी जो कत्लेआम कर रहा है या जो अत्याचार कर रहा है, हम उसको एब्जॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी नॉर्दर्न गज़ा में आपको पता है भुखमरी अभी है, क्योंकि जो पूरा एक फेमीन का माहौल वहाँ क्रिएट किया गया है, वहाँ रसद जो है वो पहुँच नहीं सकती, और बच्चे जो है मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, तमाम लोग वहाँ पर मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक हेडलाइन BBC ने लगाया। वो हेडलाइन था कि फेमीन इज स्टॉकिंग गाजा, फेमीन इज स्टॉकिंग गाजा, यानी भुखमरी गाजा के पीछे लग गई है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, भुखमरी कोई आदमी है? भुखमरी क्या कोई जानवर है कि वो किसी के पीछे लग सकती है? ये पैसिव वॉइस क्यों? क्योंकि आप ये लिख नहीं सकते कि इजराइल हैज़ पुट नॉर्दर्न गाजा इनटू फेमीन, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट इस केस में इजराइल है। पर चूंकि आप उसका नाम लेना नहीं चाहते, आप अपने ऑडियंस में नहीं बताना चाहते कि ये फेमीन किसकी बदौलत हो रहा है, किसके करने पे हो रहा है, तो आप पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। इसको हम मीडिया में कहते हैं द टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के आपको हज़ारों एग्जाम्पल हेडलाइंस में वेस्टर्न प्रेस में मिल जाएंगे, स्पेशली इस वॉर को लेके। मैंने कई दफ़े कवर किया है वहाँ से, मैं गज़ा भी जा चुका हूँ, वेस्ट बैंक भी मैंने कई बार कवर किया है। जो 1967 से पहले का बॉर्डर है उसको, उस इलाके जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन का, वहाँ से भी मैंने रिपोर्टिंग की है, और मैंने कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट के साथ मिलकर रिपोर्टिंग की है, और मुझे पता है कि किस तरीके से हेडलाइंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनके न्यूज़ रूम में। ये तो सिर्फ हेडलाइंस की बात हुई। दूसरा ये कि आप गुड फेथ में जर्नलिज्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो दो सबसे बड़ी दुनिया की आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स है, जिसको पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं जिनका रसूख है, ये दोनों न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट करते हैं इजराइल से, ये वो उनमें कई ऐसे रिपोर्टर्स रहे हैं जिनके अपने रिलेटिव्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस में काम करते रहे। और अपने रिलेटिव से मेरा मुराद ये नहीं कि चचा और बुआ और ताया, बेटे बेटियां, बाप माँ, यानी बाप आपका इजरायली डिफेंस फोर्स में काम कर रहा है, आप ब्यूरो चीफ हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, बेटा आपका काम कर रहा है बेटा आपका काम कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स में, माँ जो है वो ब्यूरो चीफ हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। तो वो क्या रिपोर्टिंग होती है आपको पता है। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग इतना स्क्यूड है कि गैलप की एक पोल अभी 4 दिन पहले, आपको पता होगा, बहुत बड़ा एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, गैलप, उनकी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं है कि ये जो 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है, इसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी किसकी हुई है, फिलिस्तीनियों की हुई है, इजरायलीज की हुई है। यानी आपको जानबूझ के अंधेरे में रखा जाता है ताकि आपको ये पता ना चले
कि कैजुअलिटी किसकी हुई है। तो आप सोचें किस किस्म का जर्नलिज्म है जब एक मुल्क में जो कि अपने आप को ये समझता है कि जहाँ के लोग अपने आप को इतना ज़हीन समझते हैं, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को यही पता नहीं कि कत्ल जो हुए हैं वो किस तरफ के लोग हैं। यहीं पे सवाल आता है अब कि नैरेटिव को कैसे रेस्ट किया लोगों ने। नैरेटिव को ये किया कि जो नए बच्चे हैं, जिनको हम जूमर्स कह देते हैं, जो ये 18 से 25 साल के बच्चे हैं या मिलेनियल्स हैं, मैं खुद भी एक तरीके से मिलेनियल हूँ, लेकिन मिलेनियल भी एक बड़ा बैंड होता है, उसमें जो कम उम्र के मिलेनियल्स हैं, ये न्यूज़ अब ट्रेडिशनल मीडियम से नहीं देखते। इनके न्यूज़ इनको मिलती है इंस्टाग्राम से, इनको न्यूज़ मिलती है ये जिनको हमने भी बैन कर दिया टिकटॉक से और तमाम चीज़ों से। ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे नैरेटिव कंट्रोल वेस्ट का नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सही तरीके से पूरी दुनिया में इस युद्ध की तस्वीरों को, इसके आयाम को पहुँचाया। और उससे ये हुआ कि अमेरिका में खलबली मच गई और टिकटॉक को बैन करना पड़ा। यानी वो छुपा भी नहीं रहे, उनके जो सीनेटर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम टिकटॉक को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा नैरेटिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो दिखा नहीं पा रहे कि यहाँ पे मजलूम फिलिस्तीनी है, इजरायली नहीं है। उसको बैन कर दिया। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया है जो थर्ड यानी इंडियन मीडिया हो या किसी और मुल्क से जो वेस्टर्न कंट्री नहीं है उनकी जो मीडिया हो, उनके रिपोर्टर्स चूंकि परमानेंट नहीं रह सकते, तो जो लोकल रिपोर्टर्स हैं गजा के अंदर में, उसको एज ए स्ट्रिंगर या एज ए रिटेनर हायर किया जाता है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो इन कंट्रीज के किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्टिंग करते थे, उसके लिए स्ट्रिंगर थे, उनके लिए काम करते थे, जिनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि ये वो लोग वहां पे थे जो तस्वीरें भेजते थे, जो राइटअप्स लिखते थे, जिससे आपको सच का पता चलता था। तो यानी दो तरीके से नैरेटिव पे जो कंट्रोल था वेस्ट का, जो वो स्लिप कर रहा था, उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश हो रही है। पहली, जो उनके मीडिया हाउसेज हैं वो तो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, जो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो दूसरे तीसरे कंट्रीज हैं जहां पे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनके जो रिटेनर्स हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनको डायरेक्ट वहां पे उनको कत्ल किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे रिपोर्टर ही ना बचे जो विजुअल्स भेज सके, जो फोनो कर सके, जो लाइव कर सके, जो पीटीसी दे सके। ये तरीका है उनके पूरे इस जंग को किस तरह से प्रेजेंट करें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वी आर नॉट गोइंग, जो इन्होंने पहले भी कही, वी आर नॉट गोइंग बैक टू अ डे प्रायर टू 7 अक्टूबर। हम उससे पहले वापस नहीं जा रहे, क्योंकि नैरेटिव बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो चुका है उन देशों में जहां पे चीज़ें, जहां पे तस्वीरें नहीं पहुंची। स्पेन में आपको बताऊं, वेस्टर्न कंट्री है, नाटो का मेंबर है, स्पेन इज प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये आज 7 अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं था। और स्पेन ने यह भी कहा है कि उसके साथ 3 और ममालिक हैं, जो 3 ममालिक से मुराद है कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर ममालिक हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये 7 अक्टूबर से पहले आयरलैंड को छोड़ दें तो कोई किसी कंट्री में ये कुव्वत नहीं थी कि इस बात को वो कह सकता है। नैरेटिव चेंज हो रहा है। इनफैक्ट एक सर्टेन एज ग्रुप में अमेरिका में भी, जो ट्रेडिशनल मीडियम से जिनके पास न्यूज़ नहीं पहुंचती, यंग जूज में मेजॉरिटी आर नाउ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। या आपको आश्चर्य होगी ये बात सुन के, अमेरिका के यहूदी पॉपुलेशन में जो 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसमें 90% के आसपास के बच्चे जो हैं वो इस जंग में फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब अनएडल्ट्रेटेड वीडियो, अनएडल्ट्रेटेड अनसेंसर्ड वीडियो और रिपोर्ट्स उनके पास आ रही हैं। तो नैरेटिव चेंज हो रहा है, लेकिन ये लास्ट गैस्प जिसको हम एफर्ट कहते हैं, वो लास्ट गैस्प एफर्ट है उनका वापस से कंट्रोल लेने का, नैरेटिव का। और इसीलिए जो आप ये कत्लो गैरत देख रहे हैं, ये इस तरह का कत्लो गैरत देखा नहीं गया 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इस अनप्रेसिडेंटेड कत्लो गैरत से भी नैरेटिव कंट्रोल वापस से वेस्टर्न वर्ल्ड में रीइंस्टेट नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और यही सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि कॉन्डोलेंस है उन रिपोर्टर्स की जो वहाँ मारे गए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ मुख्तसर करता हूँ। बाकी लोग हैं बैठे, बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, वो बोलेंगे और आप उनकी बात सुनें और समझें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू।